हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसके क्रम में अभी हम लोग फिर से अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। कई दिनों से ये क्लास ऑफ थी, लेकिन अब आपको डेली ये क्लास शाम को 6 बजे मिलने लगेगी। तो अभी हम लोग 2019 का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 2019 का पेपर हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 55 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में करवा दिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 56 नंबर के क्वेश्चन से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे पीएमओ कहा जाता है, इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमें सही बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। और आपको कह रहे हैं कि सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। ऑप्शन में आपको विकल्प यही दिया हुआ है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, या फिर दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ध्यान रखिएगा, जो पीएमओ कार्यालय है ये 1977 में अस्तित्व में तो आया था, लेकिन इसका जो प्रधान है वो कैबिनेट सचिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको चीज़ें और समझ आएंगी। तो आप देखिए, जो पीएमओ कार्यालय है ये कब आया? 1977 से पहले पूर्व प्रधानमंत्री सचिवालय कहलाता था, लेकिन 1977 में इसको क्या कहा जाने लगा? प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी कि पीएमओ ऑफिस। ठीक, आगे देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1977 में की गई, जो कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ये सविच नहीं है, ये सचिव है, के नेतृत्व में जो है वो अपना काम वगैरह करता है। इस समय मोरारजी देसाई, मतलब जब ये कार्यालय बना था, ये ऑफिस जब बना था 1977 में, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अभी जो है इसके प्रधान सचिव कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आप सबको पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 110 है, यानी आर्टिकल 110, ये जो है कहाँ पे है, मतलब इससे क्या संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अगर आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। हो सकता है आपको लगे कि जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्णय अंतिम होता होगा, तो नहीं, राष्ट्रपति के तो पूर्वानुमति से इसको लाया जाता है, लेकिन उस पर अंतिम जो निर्णय लेते हैं वो लोकसभा के स्पीकर लेते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती वगैरह भी नहीं दी जा सकती है। जब धन विधेयक राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करते हैं, और इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो धन विधेयक के मामले में क्या हैं? तो 0 बटा लड्डू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राज्य संघ संबंध जो है, यानी कि संघ राज्य संबंध, प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कह रहे हैं महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ। फिर कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और चौथा कि कश्मीर राज्य का जो नया संविधान है वो लागू हुआ। कुछ पता हो या ना पता हो, ये तो हम सबको पता है कि सबसे लास्ट में जो घटना घटी है वो यही है कि इस जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो बन करके लागू हुआ। तो चौथा तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, और इस टाइप का जो ऑप्शन है केवल एक ही जगह दिख रहा है। अतः सारे के सारे जो मतलब कि ऑप्शंस हैं उन्हें आप एलिमिनेट करके केवल सी वाले को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो घटनाएं जिस क्रम में दी गई हैं उसी क्रम में वो सारी की सारी घटनाएं घटी हैं। तो यहाँ पे आपको उसका डेट वगैरह देखने को मिल जाएगा कि कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, ठीक है, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया था? कश्मीर को भारत में विलय करने का फैसला लिया था, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। तब से कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, भारत का संविधान चल करके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर की जो प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा है, इसने भारत में
विलय को अनुमोदित किया। और आगे चल कर के आप देखिए कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये कब बना, 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सहमति से जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी उसको समाप्त वगैरह कर दिया गया है। कैसे, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। अभी तो जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ठीक ही तो लग रहा है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये बात भी ठीक लग रही है। कह रहे हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, आगे कह रहे हैं द्वितीय अनुसूची, यही गलत है। मैं सोच रही हूँ इतना ही लिखा है क्या तो ये दूसरी नहीं भैया, ये चतुर्थ अनुसूची है, ठीक है। ये फोर्थ शेड्यूल्ड में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो, और दल बदल 10वीं अनुसूची, ये तो ठीक ही है, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये जो दल बदल है ना, ये एक मतलब कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो दल बदल है वो कौन से संविधान संशोधन में इसको लाया गया और वो कब हुआ था, क्योंकि आजकल पीसीएस जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। एक साइड संविधान संशोधन दे देते हैं, दूसरी साइड उसका ईयर, ठीक है। तो 2024 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बने थे। चलिए तो संविधान सभा की बात नहीं करते। संविधान के निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या अर्थात किसी लेख से जुड़ा पूरक विवरण, इसका कथन अनुसूची होती है, ठीक है। तो हमारे संविधान में यदि आप अभी की बात करें तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन क्या स्टार्टिंग में 12 थी, नहीं, पहले केवल 8 अनुसूची थी। धीरे धीरे संविधान में संशोधन करके नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत आप देखिए नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी के बाद फिर 10वीं अनुसूची, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। 11वीं अनुसूची आप देखिए कब जोड़ी गई थी, तो जो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था 1992 में। लागू कब हुआ 1993 में। सारे डेट्स पूछी जा चुकी हैं। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, जबकि 12वीं अनुसूची आप देखें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, ठीक है। 10वीं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो कि दल बदल से संबंधित है। आप देखिए जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का डिवाइड जो है वो किया गया है। अभी आप देखिए वर्तमान में संघ में 97 विषय हैं, राज्य में 62, समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। और इसमें आप देखिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है ये राज्य सूची का विषय है। वहीं जनगणना की बात करें तो ये संघ सूची से संबंधित है। जनगणना में तो जब आप जनगणना किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो आपको सबसे पहले वो बताते हैं कि जनगणना संघ सूची का विषय है और कौन से अनुच्छेद से वो संबंधित है। इस बार आरओ ने जनगणना से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे थे, तो जनगणना हमेशा ही सदाबहार टॉपिक रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं केंद्र और राज्य के मध्य। पहला क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन मतलब कि ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। असरसर रीजन का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। अनन्य अधिकारिता मतलब वही उसको देखेंगे, कोई भी स्टेट का जो हाई कोर्ट वगैरह है वो उस मसले में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। दूसरी बात एकदम ठीक है, पहली भी ठीक ही है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। असरसर रीजन को सॉल्व करने का यही बेस्ट मेथड होता है कि आप दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद फिर आप क्यों लगाइए, क्यों मतलब कि एक क्वेश्चन पूछिए क्यों, और उसके बाद फिर इसको पढ़िए। अगर आपको बहुत सकारात्मक लगता है तो हाँ हो सकता है, नहीं सकारात्मक लगता तो नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में तो हो ही जाता है, कभी कभी होता है कि मतलब ना ही समझ आए, वरना सामान्यतः इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था और संविधान संशोधन तथा अनुसूचियों से बना हुआ। तो ये तो सदाबहार टॉपिक ही है, हमेशा ही पूछा जाता है इससे एक क्वेश्चन। तो इन सारे सेक्शंस को बिल्कुल छोड़ना मतलब मूर्खता टाइप का हो जाता है। पंचायतों के संदर्भ में कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हमें सही बताना है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं 50% सीटें SC/ST के लिए मतलब उनकी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो 50% की तो बात नहीं की गई है। 50% जैसे जो व्यवस्था है वो देखिए सब बिहार वगैरह में ही है।
अगला स्टेटमेंट है कि गांव में रहने वाला है कि जो ग्राम सभा है वो निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र की बात होती है। फिर कह रहे हैं मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। अच्छा, फिर कह रहे हैं सही उत्तर का आपको चुनाव करना है और इसका जो सब देखेंगे तो आप समझ आएगा कि केवल और केवल एक ही सही है, बाकी सबके सब गलत है। ठीक है, तो इसका जब आप सही उत्तर की बात करेंगे तो केवल तीसरा वाला सही है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। बाकी जो अन्य स्टेटमेंट दिए हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायतों में जो आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए वो 33% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, और गांव सभा का मतलब जो गांव की सभा है यानी ग्राम सभा ना, वो वहाँ पे रहने वाले उन लोगों को कहा जाता है जो निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हुए, निर्वाचक नामावली में जिनके नाम हों। ठीक है, बाकी तो तीसरा वाला ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर के साथ साथ आपको देखना चाहिए व्याख्या। तो प्रधानमंत्री जो श्री नरसिम्हा राव थे, इनका कार्यकाल आप देखिए 1992 में था और इन्हीं के टाइम पीरियड में 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो पारित किया गया। 73वां जो है वो पंचायतों में, जो गांव की पंचायतें हैं उससे संबंधित है, जबकि 74वां जो है वो नगर पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए संविधान के भाग 9 में ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही पीछे चला गया, बस एक सेकंड। यही तो होता है, स्क्रीन थोड़ा सा भी छू जाए तो उसको बुरा लग जाता है कि अरे हमको छू क्यों लिया। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे, 58, 59, 60 हो गया था ना, ये यहाँ पे थे। ये देखिए, तो देखिए जो हमारा संविधान का भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक जो पंचायतें हैं ना उनका वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 खा के द्वारा राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कई बार मैंने बताया हुआ है कि आपको 3 स्तर पर पंचायत देखने की मिलेगी। सबसे निचला है गांव स्तर पर, दूसरा है राज्य नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, और सबसे ऊपरी जो है पंचायतों में वो हो जाएगा अपना जिला स्तर पर। ठीक है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य और वो लोग अपना चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो ये देखिए 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान आपको मिलता है। आगे देखिए, जिसमें ग्राम स्तर पर जो है गांव के पंचायत का गठन होता है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत का जो गठन है वो किया जाएगा। प्रत्येक गांव की पंचायत में एक ग्राम सभा होगी। ठीक है, जिसके सदस्य पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे। समझ रहे हैं ना, गांव की सभा किसको कहते हैं, ये होता है। और पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा 24 एक ही डेट दी हुई है, 24 अप्रैल। ठीक है, तो भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत है वो 2010 से की गई थी। आर्टिकल जो 40 है, जो कि DPSP का हिस्सा है, वहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। 24 अप्रैल 2021 को 12वां जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया गया था, और यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड जो है वितरण कार्यक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अगले में कह रहे हैं कि भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है जिसमें पंचायतों की बात की गई है, उसमें पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं कुल मिलाकर के ये जानिए, तो 29 विषय हो जाएंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम्स का फेवरेट भी हो चुका है। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के मतलब माध्यम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया, एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, और इसमें टोटल 29 विषय हैं जो पंचायतों को दिए गए। ठीक है, और पंचायतें जो है उस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती हैं। अगला देखिए कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसके प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते। तो ये क्वेश्चन तो RO 2024 में जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हमने इसके लिए आपको कई बार बताया है कि इसके लिए ट्रिक याद रखिए, ATM में मनी नहीं है। ठीक है, मनी मतलब मणिपुर नहीं है, ATM जो है ना उसमें मनी अर्थात पैसा नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। तो मणिपुर नहीं है तो क्या होगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ATM यम, यानी कि ए से क्या हो जाएगा, तो ए से जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा, ये क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जा रही है। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, यम से हो जाएगा मेघालय, और यम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मणिपुर तो है ही नहीं, क्योंकि हम बता ही रहे हैं मणि नहीं है। तो ये 4 हैं जो 6वीं अनुसूची में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं कि किस राज्य में लागू नहीं होंगे, तो त्रिपुरा में तो लागू होंगे, सॉरी किस में लागू होते हैं, ये पूछ रहे हैं किस में लागू होते हैं, सॉरी। तो त्रिपुरा अकेले ऐसा है जिसमें लागू होते हैं, सिक्किम, नागालैंड इन सब में बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। चलिए, इकोनॉमी आ गया है। अब इकोनॉमी का आपको पता है ना कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिल जाते हैं, तो जो डेटा वगैरह होते हैं वो आप देखिएगा। हालांकि हमने जब करंट अफेयर में जो सेक्शनल करंट अफेयर आता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका तो नया जो है आंकड़ा जो भी हो सकता है उसको भी तैयार करके रख लिए हैं, तो जब हम लोग उसको देखेंगे तो नए आंकड़ों को भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी से पूछा गया है। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का है, तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ये हो जाएगा उल्टा यू आकार, ठीक है। तो कुजनेट वक्र जो है ये किस आकार का होता है, उल्टा यू आकार का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो जे आकार का होता है वो कौन सा होता है। चलिए, तो पर्यावरणीय कुजनेट का मतलब जो वक्र है वो पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य जो संबंध है वो दर्शाता है। पर्यावरणीय कुजनेट वक्र उल्टा यू आकार का होता है। जैसे ही किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वैसे ही उस देश में पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है वो कम हो जाती है। इसे विकसित देशों के संदर्भ में समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। तीसरा कह रहे हैं संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। और लास्ट है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर ये आपके पास कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट तो इसमें सही दिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में चारों को चारों जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक ही दिए गए हैं, तो आप इसको देखिए। अब हम जो देखेंगे पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से देखेंगे। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है ये आपको बताना है। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है इसमें आप देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और ये तो नए आंकड़े भी आते हैं, तो इसके जो नए आंकड़े हैं उनको आप एक बार जरूर देखिएगा कि भारत देश की स्थिति क्या है अभी। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया था। तो ये थी भैया पहल। कौन सी पहल, ठीक है। कब शुरू की गई थी ये हमेशा के लिए मतलब जाने रहिए। जो पहल योजना है ये 15 नवंबर 2014 को देश के 54 जिलों से स्टार्ट किया गया था। और इस योजना का विस्तार 1 जनवरी 2015 से लेकर 1 जनवरी 2015 से देश के 622 जिलों में किया गया था, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन से, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा या महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सम्मिलित नहीं है की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो देख लीजिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम शामिल हैं। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्यक्रम है ये भी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, राष्ट्रीय परिवार लाभ जो कार्यक्रम है वो है, ठीक है। जबकि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ये उपयोजना है, ना कि उसकी, ठीक है। चलिए, फिर क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। आप बताइए कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। अच्छा, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अगले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई हुई है। और आपके पास जो कूट वगैरह है वो वही है, ए और बी सही है, और मतलब ए और आर सही है।
और फिर कह रहे हैं कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अभी तो समझ लीजिए कि ये सारे जो ऑप्शंस है ना वो भी चेंज होके आने लगे हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है वो अब सी पे आ जाता है, बी पे आ जाता है, तो थोड़ा इन सबको भी ध्यान रखिएगा। अब तो इन सबको भी चेंज करना जो है आयोग की आदत हो गई है। तो अब देखिए बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कथन अपने आप में दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है ना वो इसकी नहीं हो रही है। तो इसको आप देख लीजिएगा। इस सबको मतलब कि नया आंकड़ा आपको जानना चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं उलझना है, वरना पता चला आप पीडीएफ में जो दिया हुआ है एक एक पॉइंट रट्टा मारने लगे, तो नहीं, वो सब मत करिएगा। नए आंकड़े जो आए हैं उन्हें देखिए। आगे देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं इसको। तो अभी जैसे हम लोग हैं बेरोजगार टाइप के। चलिए आगे देखते हैं। और आप ये जरूर जाने रहिए कि भगवती समिति जो 1973 में बनी थी, इन्होंने बेरोजगारों की माप की 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहली कौन सी है? सामान्य स्थिति, दूसरी है चालू साप्ताहिक, तीसरी है चालू दैनिक स्थिति। ठीक है। अगला क्या है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? ऑप्शन देखिए, मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, तो बस ज़्यादा नहीं सोचना, मॉरिस डी मॉरिस हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए वाला। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जिसको PQLI कहा जाता है, इसको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या था? मॉरिस डी मॉरिस, और उनके ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के सहकर्मियों के द्वारा कब? तो 1970 के दशक के मध्य में विकसित किया गया था। और इन्होंने जीवन प्रत्याशा, ये जरूर याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिला करके ही जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का जो निर्माण है वो किया था। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो कृषि उद्योग और व्यापार से बना हुआ है। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है कि ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी योजना को आच्छादित करेगी। दूसरा, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा, 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होंगी। ठीक है, तो अगर कोई महिला 18+ है तो वही जो है उस परिवार की हेड होंगी, ये इसमें बताया गया है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा और तीसरा वाला हो जाएगा, पहला वाला गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये देखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करने की जो बात है वो की गई थी। ठीक है, चलिए, और ये सब अपना देख लीजिएगा, कितने किलो गेहूँ, कितने गुल्ले चावल की बात की गई है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी तो एकदम से इकोनॉमी में क्वेश्चंस पूछने का उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हम लोग जब मतलब 2023-24 के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अभी चेंजेस कितने आए हुए हैं। चलिए, तो भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कि लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। आपसे सही उत्तर का चुनाव करने को बोल रहे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए, अगला क्या है कि लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। इस तरह की जो कालानुक्रम वाली चीज़ें हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। जैसे 2023 वाले में पूछा हुआ था, जो पंचायती राज से संबंधित समितियां बनी थी उनको कालानुक्रम में लगाना था। ठीक है, तो समितियों को पूछते हैं वो। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, SS कोहली समिति और मतलब कि कार्वे समिति। तो आप इसको देख ही रहे हैं उत्तर कि सबसे पहले कार्वे समिति बनी, उसके बाद आबिद हुसैन समिति बनी थी, उसके बाद नायक समिति और लास्ट में बनी थी SS कोहली समिति। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका ईयर देखने को मिल जाएगा कि जो कार्वे समिति है 1955 में बनी, वहीं आबिद हुसैन समिति 1995 में, नायक समिति 1991 में और डॉक्टर SS कोहली जो समिति है ये सन 2000 में बनी थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये पहले 91 आएगा, उसके बाद 95 आएगा, तो इसको थोड़ा मतलब कि उलट फेर अपना कर लीजिएगा। चलिए, कह रहे हैं कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अभी बस 1 मिनट का आपका टाइम लेंगे। हमने अपने चैनल पे जो हमारा घटना चक्र हिस्ट्री होता है ना, मतलब कि घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है, उसमें हिस्ट्री सेगमेंट जो है उसको कवर करना स्टार्ट किया है। एक वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया है, आप लोग चाहें तो उनके साथ भी जुड़ करके अपनी हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है उसको थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। घटना चक्र हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि उसमें आपको भारत देश के भीतर जो भी पीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग UPSC, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं विथ
एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा करके कई एग्जाम्स ने अलग अलग तरह से पूछा हुआ है, ये सब जो जानकारी है वो आपको घटना चक्र से मिल जाती है। और आपको पता है कि पीसीएस के लिए ना मतलब कि हिस्ट्री सच में बहुत ही माथाफोड़ टाइप का क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं, कहाँ से खोद के लाते हैं ये तो वही जानेंगे। तो उसको यदि आप लोग पढ़ेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। तो हमने उसको स्टार्ट किया है, उसके साथ जुड़ना ना भूलें। और चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगले क्वेश्चन का मतलब कि जो स्टेटमेंट है क्या कह रहे हैं कि कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया। दूसरा कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वही सीएसआर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होगा। पूछ रहे हैं, चलो बताओ कौन सा सही है। तो बस डी वाला हो जाएगा कि दोनों ही तो गलत है, सही क्या पूछ रहे हो आप, इसको देखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार से क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो ये कौन हो जाएगा, ये अपना नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसके अभी मतलब कि हेड कौन है, उप सचिव कौन है, तो ये सब मतलब देख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे ये सब गलत हो जाता है। तो देखिए भारत सरकार जो है वो कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र केंद्रीय परियोजनाएं संचालित करती रहती है, और इन्हें मतलब कि सम्यक निगरानी तथा कार्यक्रम मतलब क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा मूल्यांकित और क्रियान्वित किए जाते हैं, जो भारत सरकार द्वारा घोषित भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी है। और इसके पास इन सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए 2030 तक का जो टाइम मतलब कि टाइमलाइन है वो दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइंस से हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्या है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, ये बताना है। तो क्या होगा, बुलबुले की जो त्रिज्या है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ये मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं। साबुन का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इस बार भी लेंस से क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, इन्हें देखना चाहिए। आगे देखिए कह रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो ये एक प्रकाशीय परिघटना है, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर संचरण की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर संचरण क्या है उसको भी अलग से देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है तो इसको भी अलग देखिए। ये एक प्रकाशीय परिघटना होती है, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं कि आप चलो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा ही, अभी पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, हो सकता है इस बार पूछ लें। ऑक्सीटोसिन क्या है, तो ये एक हार्मोन है, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर इसका नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अभी तो मतलब थोड़ा शायद कम हो गया है इसका उपयोग, वरना पहले जो किसान वगैरह थे वो अपने भैंस का अगर बच्चा मतलब कि भैंस बच्चा मर जाए तो दूध निकालने के लिए ये जो हार्मोन मतलब कि ऑक्सीटोसिन है ना इंजेक्शन के रूप में दिया करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बहुत मतलब कि गलत तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप काला बाजारी में देखिए वहाँ यूज़ किया जाता है, बच्चों को जल्दी से युवा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है। और एस्पार्टिन क्या है, तो ये एक संश्लेषित मधुरक है, ये बात भी ठीक है। नियोप्रीन कह रहे हैं एक विशिष्ट रबड़, और रेयॉन कह रहे हैं रूपांतरित स्टार्च, तो बस यही गलत है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ से देखिए रेयॉन जो है ये सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे होते हैं, ना कि रूपांतरित स्टार्च, ठीक है। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयॉन का उपयोग आप देखिए कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में जाली बनाने आदि में किया जाता है। ऑक्सीटोसिन मैंने अभी बताया कि दुग्ध मतलब स्राव संबंधी हार्मोन है। एस्पार्टिन तो संश्लेषित मधुरक है जो मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। नियोप्रिन ये एक विशिष्ट प्रकार का रबर उत्पाद होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगले में आपसे कह रहे हैं थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक किसी लिक्विड गर्म या ठंड मतलब किसी लिक्विड को यदि आप रखते हैं तो या तो गर्म रखिएगा तो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा। ऐसा
क्यों होता है ये आपको बताते हैं। कह रहे हैं क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन थोड़ा समझने में गलती हो रही ना। चलिए फिर से पढ़ते हैं। तो थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की उसमें कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या है, संचालन है, संवहन एवं विकिरण है, या फिर दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑफ कोर्स दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो थर्मस फ्लास्क की दो परतों के मध्य निर्वात की संरचना निर्मित की जाती है जिसमें ऊष्माशय की तीनों क्रियाएं संचालन, संवहन और विकिरण ये क्या हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं। और इस कारण ऊष्मा की हानि जो है होती ही नहीं है। परिणाम स्वरूप पदार्थ बहुत टाइम तक ऐसा नहीं कि साल 2 साल तक मतलब कुछ टाइम तक, अगर आपने उनको गर्म रखा है तो वो गर्म रहेंगे, अगर आपने उन्हें ठंडा रखा है तो वो ठंडा रहेंगे। ठीक है, चलें। अगले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का में कैल्शियम विद्यमान है। तो बताइए, चीनी मिट्टी, कोरंडम, टैल्क या फिर जिप्सम। तो जवाब जिप्सम में है, साफ साफ बता रहा है वो। तो इन सब में आप देखिए, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। जिप्सम में 23.3% कैल्शियम होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और इसको क्या कहते हैं, CaSO4 2S2O। ठीक है, जिप्सम 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड सब्सटेंस दिया है, दूसरी साइड उसके उपयोग की बात की गई है। कह रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको कह रहे हैं कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। ठीक ही तो कह रहे हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट कह रहे हैं गठिया के उपचार में। ठीक कह रहे हैं। दूध या मैग्नीशिया प्रति अम्ल। ठीक है, हमसे क्या करें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बस पहला वाला ही गलत है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये आगे भी आपको फिर से मिलेगा देखने को। तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है। आयोडाइड जो सिल्वर है वो कृत्रिम वर्षा कराने में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में। वहीं दूधिया मैग्नीशिया जो है वो प्रति अम्ल में। ठीक है, चलें। अगले में कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है। लवणीय जल, समुद्री जल। कह रहे हैं प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, और पाश्चुरीकरण चाय। तो चाय का पाश्चुरीकरण होता है, नहीं भैया, मिल्क का होता है। किसका होता है, मिल्क का। ठीक है, चलिए। तो पाश्चुरीकरण के तहत दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को एक निश्चित समय व निश्चित टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के जो रोगाणु हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। जैसे दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके उसे ठंडा कर 130 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर पर लेने पर दूध के जो रोगजनक जीवाणु हैं या तो उत्पन्न ही नहीं होते, या ऊष्मा के प्रति वो बहुत संवेदनशील होते हैं, या फिर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूध को काफ़ी टाइम तक अगर आप चाहते हैं कि वो सेफ्टी से पड़ा रहे तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। सोडियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोरेट क्या है, एक शाकनाशक है। शाकनाशकों का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में फसल के साथ उगाते हैं। और कुछ अन्य खरपतवार नाशक भी जाने रहिए, जैसे 2,4-D है। ठीक है, और इसके साथ साथ ब्यूटाक्लोरोयन है और पाराक्वेट। ठीक है, तो ये कुछ अन्य शाकनाशी है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे ना, धान गेहूँ की फसलों में मतलब कि जो फालतू की घास निकल आती हैं उनके लिए दवा मरवाई जाती है, दवा छिड़कवाई जाती है, मरवाई नहीं जाती। तो क्या है, वही तो है शाकनाशी। चलिए, कह रहे हैं कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के टेम्परेचर को वृद्धि कर देती है, वो कौन सी है, तो ये मार्श गैस या फिर मीथेन है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, तो मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है। केवल धान के खेत से नहीं, दलदली जो भी ज़मीन है वहाँ से ये उत्सर्जित हो जाती है। जो पौधे पौधे क्यों जुगाली करने लगे, जानवर जो जुगाली करते हैं उनसे भी ये जो गैस है वो उत्पन्न होती है। ठीक है,
तो आप देखिए मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये क्या है, एक रंगहीन, जल में अविलय यानी कि जल में घुलती नहीं है और वायु से हल्की गैस है। प्राकृतिक रूप से मीथेन जो है ये पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ दलदली भूमि आदि में पाई जाती है। पशुओं की जुगाली करने पर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पैदा करती है। ठीक है, चलें अब देखिए आपको दो सूचियां दी गई हैं, आपको मैच करना है। केवलार, फिर कह रहे हैं टेक्सॉल, जिंक फास्फाइड और नाइट्रोसेलुलोज। और आपके लिए दूसरा जो साइड है वो क्या है, विस्फोटक, संश्लेषित रेशा, कैंसर रोधी दवा, रोडेंटनाशी। तो केवलार क्या है बताइए। केवलार जो है ना वो क्या है, वो एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, अब आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि इससे जो है ब्लड प्रूफ शायद जैकेट वगैरह बनाई जाती है केवलार से। ठीक है, टैक्सोल जो है मतलब कि टैक्सोल या टेक्सॉल, इससे क्या होता है, ये कहाँ पे उपयोगी है, तो ये कैंसर रोधी दवा बनाने में। जो जिंक फास्फाइड है वो रोडेंटनाशी है। वहीं नाइट्रोसेलुलोज जो है वो पहला वाला यानी कि विस्फोटक है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जो केवलार है वो संश्लेषित रेशा है, टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा है, जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी है, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक के रूप में यूज होता है। आगे देखिए कि निम्न में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ टाइम के बाद वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। ये परिघटना क्या कहलाती है, तो ये सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि कोई ठोस बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट अगर वो गैसी फॉर्म में चेंज हो जा रहा है तो वो जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो कपूर, नफ्थलीन और जो ड्राई आइस है, ऐसे जैसे जो पदार्थ हैं, इनको यदि आप हवा में खुला रखेंगे तो ये गायब हो जाते हैं। इन्हें ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऊर्ध्वपातन में पदार्थ गर्म करने पर ठोस से लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट वाष्प में जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कह रहे निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ये बहुत अजीब सा लगता है, ब्लैक गोल्ड, फुलरीन, ग्राफिन या फिर केवलार। तो चलिए इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, 4, 2, 3, 1, अर्थात यहाँ से देखिए ईयर। तो केवलार को 1964 में प्रयोग किया गया, फुलेरीन को 1985, ग्राफीन को 2004, वहीं ब्लैक गोल्ड को कब, 2019 में। ठीक है, चलिए वनस्पति विज्ञान बॉटनी से क्वेश्चन बन रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो जो भी दाल वाली फसलें होती हैं वहाँ पे होते हैं ये दो दालें यानी कि पल्सेस। ठीक है, चलिए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दाल के पौधों के जड़ों के साथ संयोजन कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस जीवाणु को क्या कहते हैं, तो राइजोबियम एजोटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कह रहे हैं तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड होता है। ये क्वेश्चन ना टेट ने भी पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश में जो टीटी का एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। यद्यपि इसको तिलचट्टा माना गया है लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को बाहर कर दिया था। ठीक है, बहुत विवाद की वजह से। आगे देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, कॉटन, बाल, लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क या फिर खुर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कपास। ठीक है, तो ये प्रोटीन नहीं है, बाकी सब हैं। अगला देखिए, और ये जो कपास है ये क्या है, तो ये एक नेचुरल रेशा है जो कि सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, बाकी सब जो है वो क्या है, प्रोटीन पदार्थ है। चलिए अगला क्या है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, तो ये हो जाएगी पैंक्रियाज। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था। ठीक है, तो मानव शरीर में जो पैंक्रियाज है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसका अंतःस्रावी भाग मतलब जो अंतःस्रावी भाग है वो लैंगरहंस की दूपिका होती है। ये जो लैंगरहंस की दूपिका और बीटा सेल जो है वो निकालती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2023 वाले में। ठीक है, और इनसे इंसुलिन जो है ये स्रावित होता रहता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा का क्या करता है, नियमन करता है। अग्नाशय के बहिःस्रावी भाग के द्वारा अग्नाशयी रस का स्राव होता है, जो कि भोजन के पाचन में थोड़ा पार्टिसिपेट करता है, नहीं भाग लेता है। चलिए आगे देखिए
कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH-5 में सम्मिलित किसको नहीं किया जाता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह परीक्षण HIV का, या फिर डेथ का पंजीकरण। ठीक, क्या हो जाएगा? HIV टेस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH-5 में HIV परीक्षण सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शामिल जो विषय हैं उन्हें देख लीजिए। कौन कौन से हैं? मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, विकलांगता है, मलेरिया है, मृत्यु पंजीकरण है, स्कूल पंजीकरण है, HbA1c, यानी कि ये देखिए क्या है ये। तो NH5 में मार्च 2017 तक निर्मित नए 67 जिलों सहित 707 जिलों को शामिल किया गया, जबकि NFH-4 में 640 जो जिले थे वो शामिल थे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिश किए हुए चावल हम लोग खाते हैं उससे कौन से रोग होने की संभावना है? तो ये हो जाता है बेरी होने की संभावना है। ठीक है, तो मानव आहार में जो पॉलिश किए गए चावल हैं इनके उपयोग से बेरी रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, थायमिन जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसके कारण मनुष्य में बेरी रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक साइड विटामिन दिया हुआ है, एक साइड उसके सोर्स। तो विटामिन का तो एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें सारे सोर्सेज, उसकी कमी से होने वाले रोग और जो क्या कि उसका दूसरा नाम है वो सब बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है और हर साल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन B6 कह रहे हैं। अच्छा, प्रचुर स्रोत की बात हो रही है, तो चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। नहीं, दरअसल यही पूछ रहे हैं ना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन विटामिन B6 कह रहे हैं धान का चोकर यानी कि राइस ब्रान, तो ये ठीक है। B2 को कह रहे हैं कॉड यकृत ऑयल, तो ये भैया विटामिन E इसमें मिलता है ना कॉड यकृत ऑयल में, फिलहाल के लिए यही गलत है। ई वाला जो है गेहूं अंकुरण तेल ठीक है, और विटामिन के अल्फाफा ये भी ठीक है, तो बी वाला ही गलत है। तो ध्यान से देखिए, जो विटामिन B2 है ये आपको हरी सब्जियों में देखने को मिल जाता है। कॉड यकृत जो तेल है ये विटामिन आपको A और D के प्रमुख सोर्स। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि असर्शन रीजन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो भाई एकदम ठीक बात है। रीज़न क्या है कि मानव अंग केवल अनिवार्य शोषक मूलकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना शायद। तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहला सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उपरोक्त प्रश्न में कथन सही है, कारण गलत है, क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित तो नहीं होते, ये बात तो ठीक है। मानव शरीर स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। विटामिन मुख्यतः भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनका मानव शरीर के द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषण किया जाता है, जबकि विटामिन B3, विटामिन D का संश्लेषण ये जो है मानव शरीर के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एंजाइमों के संदर्भ में है। कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ऑप्शन देखिए कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ठीक, आपसे कह रहे हैं कि चलो बताओ क्या बताना है, सही कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, दोनों सही है, और या तो फिर नन ऑफ द अबव। तो ये देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो जो एंजाइम है ये क्या होते हैं? तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं और अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। ठीक है, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना काम करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम के द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो यदि आप देखेंगे तो इसमें आयरन जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो नवजात बच्चे के लिए जो उसकी माँ का दूध है वो संपूर्ण आहार प्रदान करता है। इसमें आपको पोषक तत्व तो कौन कौन से मिलेंगे? कैल्शियम मिल जाएगा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जिंक। माँ के दूध के साथ साथ गाय, भैंस व बकरी के दूध आदि में भी जो लौह तत्व है उसका अंश बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसे नगण्य माना जाता है। माँ के दूध में लौह अंश की मात्रा मात्र 0.03 ml पर 100 ग्राम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए तो बस 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए, बहुत है। अब अगला जो है वो हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है उसके साथ जुड़ना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।